नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं? यह हैं मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, कि एक, दो और तीन। जीएसटी के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हिंदी में कहा जाता है वस्तु और सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यह है घरेलू खपत के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसे मूल्य वर्धित कर के रूप में भी आप जान सकते हैं। इसका भुगतान उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों के द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। मुख्य रूप से इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और अधिकांश वस्तु और सेवाएं इसके दायरे में रखी गई हैं। हालांकि वर्तमान में कुछ ऐसे वस्तुएं भी हैं जो इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं। इसमें मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली आदि को शामिल किया गया है, जो इसके दायरे से बाहर हैं। यानी पहला और जो दूसरा विकल्प है वह सही है, और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक और दो। आज के द हिंदू अखबार में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें सकल वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रहण दिसंबर में लगभग 1,29,780 करोड़ तक देखा गया है, जो दिसंबर 2019 के स्तर से 26% अधिक है, और साथ ही साथ 2020 में इसी महीने की तुलना में 13% अधिक कहा जा सकता है। इसके अलावा दिसंबर लगातार छठा ऐसा महीना है जब बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं पर जो राजस्व प्राप्ति हुई है वह 1 लाख करोड़ से अधिक रही है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। शैवाल पुष्पन यानी एल्गल ब्लूम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? शैवाल पुष्पन यानी एल्गल ब्लूम मीठे पानी के साथ साथ समुद्री वातावरण में भी हो सकता है। हानिकारक शैवाल पुष्पन अत्यंत खतरनाक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर सकता है, जिससे लोग और जानवर बीमार हो सकते हैं या उनकी मृत्यु हो सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, कि कोई नहीं। तो हानिकारक एल्गल ब्लूम यानी शैवाल पुष्पम के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह परिघटना तब देखी जाती है जब शैवाल की कॉलोनियां यानी उनका उत्पादन नियंत्रण से बाहर हो जाता है और लोग, मछली, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों पर इसका विषाक्त या हानिकारक प्रभाव देखा जाता है। इसको आप मीठे पानी के साथ साथ समुद्री वातावरण में भी देख सकते हैं, और इस रूप में पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं, और हमारा उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। एल्गल ब्लूम के संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके कारणों में सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जिसमें समुद्र अथवा जलीय व्यवस्था में पोषक तत्वों के द्वारा शैवाल के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा तापमान और पानी में मैलापन भी एल्गल ब्लूम यानी शैवाल पुष्पन का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें एक रिसर्च में सामने आया है कि किस प्रकार से मानव जनित प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जो एल्गल ब्लूम यानी शैवाल पुष्पन देखा जाता है, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वह केवल वर्तमान औद्योगिक युग की समस्या नहीं है, अपितु ग्वाटेमाला की झील में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि पूर्व कोलंबियाई माया काल में भी शैवाल पुष्पन के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन बनबाथा विद्रोह का सबसे अच्छा वर्णन है? यह सोमालिया में गृह युद्ध की शुरुआत थी। यह ब्रिटिश नियंत्रित केनिया में असमानताओं और अन्यायों की प्रतिक्रिया थी।
पूर्वी जर्मनी में घटते जीवन स्तर और अप्रिय सोवियत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की यह नटाल दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश शासन और कराधान के खिलाफ एक जुलू विद्रोह था। बम्बाता विद्रोह के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको 1906 में हम गठित होता पाते हैं, जो नटाल दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश शासन और कराधान के खिलाफ किया गया जुलू लोगों का विद्रोह था, जिसका नेतृत्व जुलू लोगों के जोंडी कबीले के नेता बम्बाता कामन सिंजा के द्वारा किया गया था। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस विद्रोह में गांधी जी की भी भूमिका देखी गई थी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वकील के रूप में कार्य करते हुए भारतीयों के हित के लिए विद्रोह में ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के संदर्भ में भारतीयों का आह्वान किया था और बाद में गांधी जी के द्वारा घायल हुए जुलू सैनिकों की सेवा के लिए एक स्वयं सेवक के रूप में भी कार्य किया गया था। आज के द हिंदू अखबार में जुलू शब्द से संबंधित एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान प्रमुखता मिली। चिश्ती सिलसिला की स्थापना बगदाद में शहाबुद्दीन और भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। चिश्तियों ने सुल्तानों से भरण पोषण अनुदान स्वीकार किया और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है या है, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन कि एक, दो और तीन। तो सूफीवाद के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह इस्लाम का एक रहस्यमय रूप है जो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित है और भौतिकवाद से दूर रहने की बात करता है। इसके कई सिलसिले आप याद रख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिला, भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा लगभग 1192 ईस्वी में स्थापित किया गया था और मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान इसे प्रमुखता मिली, जिसके तहत मुइनुद्दीन चिश्ती के अलावा आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया जैसे चिश्ती संतों का नाम याद रख सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि चिश्ती सिलसिले के अलावा भी कुछ और भी इसमें सिलसिले यानी शाखाएं थीं, जिसमें सोहरावर्दी शाखा महत्वपूर्ण थी, जो भारत में लगभग उसी समय आए थे जब चिश्तियों ने प्रवेश किया था, लेकिन इसकी जो गतिविधियां थी वह मुख्य रूप से पंजाब और मुल्तान तक ही सीमित थी। यह सिलसिला बगदाद में शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में इसकी स्थापना बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई थी। इसके अलावा चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दियों के द्वारा सुल्तानों से भरण पोषण का अनुदान स्वीकार किया गया और उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भाग लिया था। यानी सूफीवाद के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि केवल पहला जो है वह सही है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए। आज के द हिंदू अखबार में कर्नाटक में अवस्थित हजरत तवक्कल मस्तान दरगाह के बारे में खबर प्रकाशित हुई है, जो 200 साल के इतिहास वाली एक सूफी दरगाह है, जहां प्रत्येक धर्मों के लोगों द्वारा इस विश्वास के साथ दौरा किया जाता है कि इससे उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं और कठिनाइयों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। एफटीआई अंतर प्रवाह में भारी वृद्धि होगी। निर्धन व्यक्तियों को उपादानों सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत लाभकारी हो जाएगा। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है, जो कैशलेस भुगतान को तेज और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा को दर्शाता है। यूपीआई आपको अपने कार्ड के विवरण या नेट बैंकिंग
या वॉलेट पासवर्ड टाइप करने की परेशानी के बिना ही सीधे अपने बैंक खाते से विभिन्न व्यापारियों को भुगतान करने की अनुमति देता है और इस रूप में ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। और यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट हिमांक के बारे में, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के द्वारा निर्मित 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रमुख सड़कें भी शामिल हैं जो अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित की गई हैं। इनमें से एक सड़क उस पुल पर अवस्थित है जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है, जो 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रे से होकर गुजरती है। यह सड़क दक्षिणी लद्दाख में है जो चिसुमले और दमचौक को जोड़ती है और यह है उमलिंग ला के नाम से जाने वाले दर्रे से होकर गुजरती है जो 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। दर्रे की ऊंचाई इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बना देती है और हाल ही में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस सड़क का निर्माण प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किया गया है और इस रूप में यह सड़क न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, अपितु यह लद्दाख क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह सड़क भारत और चीन के मध्य अवस्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के काफी करीब है, जो सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की अनुमति देगी। हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से दमचौक का क्षेत्र भारत और चीन विवाद का फ्लैश पॉइंट रहा है, जो 2016 में भी चर्चा में रहा था और हाल ही में मई 2020 में जब पूर्वी लद्दाख में गतिरोध देखा गया, तब भी दमचौक विवाद के महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सामने आया है। यही कारण है कि दमचौक को भारतीय मुख्य क्षेत्र से जोड़े जाने के संदर्भ में प्रोजेक्ट हिमांक के तहत महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया है। यदि हम प्रोजेक्ट हिमांक के संदर्भ में कुछ और तथ्यों की बात करें तो यह परियोजना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही बीआरओ की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे 1985 में शुरू किया गया था और इसके तहत सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों के साथ संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए भी कार्य कर रहा है। आपको सीमा सड़क संगठन के संदर्भ में भी कुछ तथ्य याद रखने चाहिए, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और मुख्य रूप से इसके द्वारा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन और दुर्गम क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के संदर्भ में सड़क निर्माण के लिए लगाया गया है। इसमें भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स और सेना के कर्मियों के अतिरिक्त रेजिमेंटल रोजगार पर अधिकारियों और सैनिकों की नियुक्ति की जाती है और वर्तमान में इस संगठन के द्वारा 21 से अधिक राज्यों और अनेक पड़ोसी देशों जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार आदि में भी कार्य किया जा रहा है। इसके द्वारा देश में 32,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का और लगभग 12,200 मीटर स्थायी पुलों का संचालन और रखरखाव भी किया जा रहा है और इस रूप में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचनागत विकास में सीमा सड़क संगठन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।